तो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू इजी कोडिंग। ये है हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट का पार्ट 6 और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक प्रॉब्लम जिसका नाम है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। अब लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस एक बहुत ही ज़्यादा, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रॉब्लम है। मे बी डीपी की सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रॉब्लम्स में से एक है। और इस इस क्वेश्चन के ऊपर एल्गोरिथम्स भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को हम लोग एल सी एस एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो एल सी एस एल्गोरिथम होती है वो बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस में भी अप्लाई होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत सारे एग्जाम्स में बैठा हूँ और मैंने कई बार इस सेम प्रॉब्लम को फेस किया है कई जगह। और एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और उन्हीं बेसिक फेनोमेनास को यूज़ करके मैं आपको समझाऊंगा जिससे हम लोगों ने बाकी सारे क्वेश्चंस किए हैं। अभी तक हम लोगों ने फिबोनाची, जीरो वन नैपसैक, कॉइन चेंज प्रॉब्लम, सबसेट सम प्रॉब्लम, ये सारे क्वेश्चंस किए हैं। और जो इन सब में कॉन्सेप्ट लगा है वही सेम कॉन्सेप्ट जो कि चॉइस बेस्ड कॉन्सेप्ट है वो इस क्वेश्चन में भी लगेगा। ठीक है, तो हम लोग इस प्रॉब्लम को चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इस प्रॉब्लम को हम लोगों को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस प्रॉब्लम में दो स्ट्रिंग्स दिए हैं, S1 और S2। ठीक है, ये हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, S1 एंड S2। अब हम लोगों को इसमें ये दिया हुआ है और हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है इन दोनों में सबसे लंबा और कॉमन सब सीक्वेंस क्या है। अब सब सीक्वेंस असल में होता क्या है, व्हाट इज सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस क्या होता है। तो सब सीक्वेंस एक एक स्ट्रिंग से कह सकते हैं, एक सबसेट होता है स्ट्रिंग का, जिसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं स्ट्रिंग में से बीच के कुछ एलिमेंट्स डिलीट करने के बाद। बट उनका रिलेटिव ऑर्डर जो है हमेशा सेम रहना चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों ने सबसेट पढ़ा था, सबसेट क्या है, जैसे इसमें डी और ई है, उसमें ई डी होता तो भी चलता, क्योंकि उसमें पोजिशनिंग से कोई मैटर नहीं है। लेकिन सब सीक्वेंस में क्या होता है कि हम लोग बीच से एलिमेंट्स तो डिलीट कर सकते हैं, वी कैन डिलीट एलिमेंट्स, बट हम लोग रिलेटिव ऑर्डरिंग को हमेशा सेम रखते हैं सब सीक्वेंस में। जैसे S1 में ए पहले है, सी बाद में है, ई बाद में है, सी जो है ई के पहले है और ई जो है सी के बाद में है। तो अगर हम लोग इस सब सीक्वेंस को कंसिडर करते हैं तो हम लोग बीच में से बी और डी को डिलीट कर देते हैं, ए सी ई हमारा सब सीक्वेंस आता है। बट ई सी ए हमारा करेक्ट सब सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि हम लोगों को रिलेटिव ऑर्डरिंग हमेशा मेंटेन रखनी पड़ती है। इसमें मेन स्ट्रिंग में ए पहले है तो सब सीक्वेंस में भी ए पहले आएगा, सी उसके बाद आएगा, ई उसके बाद आएगा। रिलेटिव पोजिशनिंग के साथ हम लोग कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो ये होता है हमारा सब सीक्वेंस। अब इसमें कॉमन, मतलब जो वर्ड है कॉमन, उससे क्या मतलब है, इन दोनों स्ट्रिंग्स में एक सब सीक्वेंस हमें बनाना है जो इन दोनों स्ट्रिंग्स में कॉमन हो और सबसे लंबा हो। तो फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग, जैसे ये स्ट्रिंग है हमारे सामने, ये खाली 3 वर्ड्स और ये 5 वर्ड्स की स्ट्रिंग है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले ए, फिर सी, फिर ई, ये तीन हमारे सब सीक्वेंसेज हो गए। ये तीन हमारे कैरेक्टर्स हो गए जो सबसे लंबा सब सीक्वेंस बना रहे हैं, क्योंकि S2 पूरी पूरी कवर होती है, तो इससे बड़ा कोई सब सीक्वेंस हमें नहीं मिलेगा। बट अगर ये इनपुट बहुत बड़ा होता है तो ऑफकोर्स हम लोग आई से जज नहीं कर सकते, इस वजह से हमें एक्चुअली में एक प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों के पास एक पर्टिकुलर पोजिशनिंग पे क्या चॉइस रहता है। सब डीपी बेस्ड क्वेश्चन, सब रिकर्जन बेस्ड क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है कि हमेशा चॉइस होगा ही होगा। आप सबसे पहले ये ढूंढो कि हमारे पास क्या चॉइसेस हैं। चलो मैं मानता हूँ हम लोग लास्ट से ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग ये ई पे अपना आई रखते हैं, यहाँ से अपना ट्रेवर्सल चालू करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या चॉइस है, पहले हम लोग इस ई को इस स्ट्रिंग के आखिरी एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये हमारा जे पॉइंटर है, जे पॉइंटर है। इन दोनों का साइज अलग भी हो सकता है, तो हम लोग जब इनिशियलाइज करेंगे पॉइंटर्स को तो इसके साइज, इन दोनों के साइज के हिसाब से करेंगे। आई जो है S1 की लेंथ -1 से इनिशियलाइज होगा, तब तो यहाँ पे पॉइंट करेगा। और S2 जो है, जो J है वो S2 डॉट लेंथ
-1 से इनिशलाइज होगा, तब तो यहाँ पॉइंट करेगा ये आई और ये जे। तो हम लोग ऐसे इनिशलाइज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें दो जो है हमारे ट्रेवर्सल वेरिएबल्स हैं जो आपको दिख रहा होगा, एक आई और एक जे, एक S1 स्ट्रिंग के लिए और एक S2 स्ट्रिंग के लिए। तो अब सबसे पहले हम लोगों के पास क्या चॉइस है, हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो ई है ये दोनों स्ट्रिंग्स में कॉमन है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ई जो है ये दोनों स्ट्रिंग्स में कॉमन है, ई इज कॉमन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। तो अगर हमें ऐसा कोई भी एलिमेंट मिलेगा जो हम लोगों को दोनों स्ट्रिंग्स में कॉमन मिल रहा है और जिसपे हम लोग अभी खड़े हुए हैं, हमारा आई जो है और हमारा जे जो है वो हम लोगों का इस समय जिस कैरेक्टर पे पॉइंट कर रहा है वो दोनों कैरेक्टर सेम है। दैट इज इफ S1 का आई इक्वल टू S2 का जे, तब हम हमेशा उस एलिमेंट को हमारी सब सीक्वेंस में इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, लेकिन हम हमेशा उसको अपने सब सीक्वेंस में इंक्लूड करेंगे। इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें बताना नहीं है कि हम लोग किस सब सीक्वेंस को सिलेक्ट कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये बताना है कि सबसे लंबे सब सीक्वेंस की लेंथ क्या है, सिर्फ लेंथ बतानी है। तो हम लोगों को इस कैरेक्टर को कहीं स्टोर नहीं करना, हम लोग को बस +1 साथ में रिटर्न कराना है। जैसे ही हम किसी कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं तो हम लोगों को +1 रिटर्न कराना है, मतलब हमने उस कैरेक्टर को सिलेक्ट किया है तो हमारी जो फाइनल स्ट्रिंग है उसकी लेंथ +1 हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब मान लीजिए हम लोगों ने इस कैरेक्टर को सिलेक्ट किया, तो जब हम लोग कोई भी कैरेक्टर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हम लोगों ने ई सिलेक्ट कर लिया है, तो हम अपने दोनों पॉइंटर्स आई और जे दोनों पॉइंटर्स को 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब दोबारा इसको लेने का या दोबारा इसको किसी से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग दोनों को 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे। तो अब हमारा जे आ गया यहाँ पे और हमारा आई आ गया यहाँ पे। अब होता है मेन खेल शुरू, जब हमारा जो पॉइंटिंग वेरिएबल है उसमें जो एलिमेंट है फेड, इस समय जिस जिस एलिमेंट या जिस कैरेक्टर पे वो पॉइंट कर रहा है वो कैरेक्टर दोनों स्ट्रिंग्स में डिफरेंट है। तो जे S2 का जे जो है, S2 का जो जे है वो है हमारा C, और जो S1 का आई है वो है हमारा D। अब हमारे पास क्या चॉइस है, एक बार आप ध्यान से सोचिए, अब हमारे पास क्या चॉइस है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक चॉइस है, हम लोग इंक्लूड तो नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास यहाँ पे दो चॉइसेस आती हैं कि हम लोग या तो इस कैरेक्टर को इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम लोग इग्नोर कर दें और आगे बढ़ जाएं, ए पे बढ़ जाएं, या हम लोग इस कैरेक्टर को इग्नोर कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर दें और हम लोग सी पे बढ़ जाएं। तो हमारे पास यहाँ पे दो मेन हमारी चॉइसेस आती हैं कि हम लोग S1 के कैरेक्टर को एक्सक्लूड करेंगे हमारे LCS से, या हम लोग S2 के कैरेक्टर को एक्सक्लूड करेंगे हमारे LCS से। तो हमारे पास जब ये दो चॉइसेस आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग बाकी के क्वेश्चंस में करते आए थे, हम लोग यहाँ भी वैसे ही करेंगे। हम लोग एक मैक्सिमम का फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए मैक्सिमम, यानी कि लॉन्गेस्ट मतलब मैक्सिमम कॉमन सब सीक्वेंस चाहिए। तो जब मैक्सिमम चाहिए होता है तो मैक्सिमम फंक्शन ही तो लगाते हैं। मैक्सिमम फंक्शन लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि हम लोग इसको ना लें और आगे बढ़ जाएं। तो अगर हम लोग इसको नहीं लेते हैं तो S1 का जो वेरिएबल होगा i-1 कॉमा और j का वेरिएबल तो वहीं पे रहेगा, क्योंकि j वाले को तो हम अभी कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके पॉइंटर को नहीं डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। या हम लोग j को डिक्रीमेंट कर दें, मतलब इस पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर दें और हम लोग i को वहीं रहने दें, ठीक है। तो हम लोगों ने दूसरी कंडीशन में क्या किया, हम लोगों ने i को वहीं रहने दिया कॉमा j-1 को हम लोगों ने डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये दो मेन चॉइसेस हैं कि या तो हम S1 के कैरेक्टर को इग्नोर कर दें या हम S2 के कैरेक्टर को इग्नोर कर दें। क्योंकि अब मैं आपको मेन पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमारे पास A B C D E है, तो यहाँ पे हमारे पास A C E है। तो क्या होता है कि हम लोग जब एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो जैसे यहाँ तो पूरा कंपेरिजन हो गया, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग इस कैरेक्टर को इस कैरेक्टर के साथ नहीं मिला सकते। क्यों नहीं मिला सकते, क्योंकि हम लोग आगे वाले कैरेक्टर को इस कैरेक्टर के पीछे वाले कैरेक्टर के साथ नहीं मिला सकते, क्योंकि हमें एक रिलेटिव पोजिशनिंग मेंटेन करनी है। तो हम खाली उन्हीं कैरेक्टर्स को मिला सकते हैं जिन कैरेक्टर्स का जो एरो है, कंपैरेटिव एरो है, वो किसी दूसरे एरो से क्रॉस ओवर ना हो रहा हो। जैसे ये वाला जो एरो मैंने करेंटली आखिरी एरो बनाया है,
ये एरो जो मैंने बनाया है ये इस एरो को काट रहा है, तो हम लोग इस इन दो एलिमेंट्स को कंपेयर करके शामिल नहीं कर सकते। हम सिर्फ ई और ई को देखेंगे, तो जब हमें बराबर मिलेगा तो हमने इसको शामिल कर लिया, अब हम इधर से हट गए। फिर हम लोगों ने सी और डी को देखा, अब हमें ये बराबर नहीं मिला, तो हमने दो कंडीशंस ली। पहली कंडीशन क्या ली, हम लोगों ने सी को हटा दिया, हम लोग ए पे आ गए। अब हमारे पास ए है और ए बी सी डी है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन हमने क्या ली कि हमने डी को हटा दिया और हम लोग ने सी को रखा, तो हम लोगों के पास क्या कंडीशन हो गई, ए बी सी और ए सी। अब दोबारा हम लोगों ने दोनों में कंपेयर किया, अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है। हमारे पास इसमें एक चॉइस ये है कि हम लोग डी को इग्नोर कर दें या हम लोग ए को इग्नोर कर दें, ठीक है। तो पहली चॉइस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए को इग्नोर कर देते हैं। अब क्या हुआ, ए बी सी डी और नीचे वाली स्ट्रिंग जो है खत्म हो गई। तो ये हमारी बेस कंडीशन है। बेस कंडीशन क्या है, अगर कोई भी स्ट्रिंग S1 या S2 जो है वो खत्म हो जाती है, यानी कि हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल्स है वो इक्वल टू जीरो पे आ जाते हैं, या जीरो माइनस वन मतलब आउट माइनस वन पे आ जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं उस रिकर्जन को रोक देंगे। मतलब यहाँ से हमें अब इससे ज़्यादा आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इसको आगे कंप्यूट करेंगे ही नहीं। फिर हम लोग क्या करते हैं, डी को इग्नोर कर देते हैं, ए बी सी देखते हैं, ए बी सी। तो जैसे कि ये ट्री आप को जैसे दिख रहा है आगे जाएगा, तो आगे जाते जाते इसमें बार बार एक कंडीशन आएगी कि ए गायब होगा, फिर सी गायब होगा, फिर बी गायब होगा, फिर फाइनली क्या होगा, एक कंडीशन हमारे पास आएगी ए और ए की। ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी तो हम लोग ले लेंगे इसको, वन यहाँ से हमें इसका आंसर मिल गया। और प्लस हम लोगों ने ई और ई को लिया था, तो हम लोगों के पास एक आंसर वो भी पड़ा था, तो वन ये भी पड़ा था, तो वन प्लस वन इक्वल टू टू आ गया हमारे पास, तो एक आंसर हमें इससे मिल गया। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन आती है, तो हमारे पास दोबारा सी और सी आ जाते हैं। डी को हम लोगों ने इग्नोर किया था, कहाँ से इग्नोर किया था, हम लोगों ने यहाँ पे ई और ई को लिया था, फिर हम लोगों ने एक बार सी को इग्नोर किया, एक बार डी को इग्नोर किया। तो जब डी को इग्नोर किया तो हमारे पास ऊपर वाली स्ट्रिंग में बचा ए बी सी और नीचे वाली में बचा ए सी। तो हम लोगों ने दोबारा ए बी सी और ए सी को कंपेयर किया। अब सी और सी दोनों में सेम है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर दोनों एलिमेंट्स, दोनों पॉइंटर पे जो एलिमेंट रखे हैं वो सेम है, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और प्लस वन हमेशा रिटर्न करा देंगे, और दोनों पॉइंटर्स को डिक्रीमेंट कर देंगे। तो जब दोनों पॉइंटर्स को डिक्रीमेंट करेंगे तो इसको और इसको दोनों को हटा देंगे। अब हमारे पास ए और बी का कनेक्शन आ गया, ए ऊपर वाली स्ट्रिंग हो गई ए बी और नीचे वाली हो गई ए। अब हमारे पास दोबारा दो चॉइसेस आई कि हम लोग या तो, क्योंकि मैच तो हो नहीं रहे दोनों कैरेक्टर्स, तो हम लोग या तो इसके आगे हम लोग कुछ भी नहीं देख रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता कि बी के आगे क्या है, हम लोग सिर्फ अभी यहाँ पे इस पोजीशन पे जज कर रहे हैं जो हमें दिख रहा है। तो हम लोग को क्या दिख रहा है, एक जगह ए एक जगह बी है, हमें नहीं पता ए के साथ ए मैचिंग जो है वो आने वाला है आगे, तो हम लोग दोनों चॉइसेस एक्सप्लोर करनी ही पड़ेंगी हमें। तो पहली चॉइस रहेगी हम लोग ए को इग्नोर कर दें, अगर हम लोग ए को इग्नोर करते हैं तो ए बी हो जाती है, नीचे वाली स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाती है। तो मैंने आपको बेस कंडीशन बताया, जहां भी नीचे वाली स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगी वहां पे हम लोग आगे कंप्यूट करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कंप्यूट करेंगे बी को हटा के। तो हमारे पास जब हमने बी को हटाया तो ए और ए आ गया, तो ये दोनों मैच कर गए। अब दोनों स्ट्रिंग्स हमारी एम्प्टी हो गई, प्लस वन रिटर्न हो गया, ठीक है। तो बेस कंडीशन भी हिट कर गई, तो प्लस वन इधर, प्लस वन इधर और एक प्लस वन इधर, जो हम लोगों ने ई और ई को सिलेक्ट किया था, तो थ्री इससे रिटर्न हो गया। दिस इज द लेंथ ऑफ आर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। इसका कोड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, और बहुत सारे इससे एक्चुअली में ना LCS एल्गोरिथम डिजाइन हुई है। LCS एल्गोरिथम ये कई सारे क्वेश्चंस में यूज होती है, ये खाली इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, ऐसा सेम कॉन्सेप्ट सेम एल्गोरिथम बहुत सारे क्वेश्चंस में लगती है। वो मैं क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पार्ट्स में बताऊंगा। इस पार्ट में मैं आपको LCS वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा यूजिंग मेमोराइजेशन, ताकि आपका लॉजिक डेवलप हो जाए। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका टैब्यूलेशन भी बता दूंगा। इसका टैब्यूलेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और वन ऑफ द इजीएस्ट टैब्यूलेशन है, जिससे कि हम लोग ये बता सकें और टैब्यूलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। अलॉन्ग विद दैट LCS एल्गोरिथम जो होती है वो एक थियोरेटिकल एल्गोरिथम भी है, क्योंकि वो जैसे अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं तो आप लोगों के सब्जेक्ट में डा सब्जेक्ट होगा या DSA सब्जेक्ट होगा, तो जब आप लोगों ये वाले सब्जेक्ट्स का पेपर देंगे तब आप लोगों को LCS एल्गोरिथम पढ़नी पड़ेगी। जैसे डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम है, प्रिम्स एल्गोरिथम है, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम है, वैसे ही LCS एल्गोरिथम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के पेपर्स में भी पूछी जाती है।
तो मेरा मानना है कि आप इस एल्गोरिथम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका टैबुलेशन भी समझा दूंगा, तो आपका एकदम पेपर रेडी भी हो जाएगा। साथ में मैं इसका मेमोराइजेशन समझा दूंगा, तो आपका एल्गोरिथम भी रेडी हो जाएगा इंटरव्यूज़ और पेपर्स के पर्पस के लिए। ठीक है, और इसका थ्योरी भी अगर आप चाहोगे तो मैं आपको एक फाइल दे दूंगा जिसमें पूरा इसका थ्योरी फेड होगा अपने डिस्क्रिप्शन में। अलॉन्ग विद दैट चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन पे लीड कोड पे पढ़ते हैं। तो जैसे कि अब हम लोग लीड कोड पे आ चुके हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो ये आया इधर, और ये हमारा हो गया जूम। ये एक काम करते हैं, ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले मैंने आपको जैसे पूरी प्रॉब्लम समझाई थी, हमें टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू के नाम से दो स्ट्रिंग्स मिली हैं, जिसका इनपुट है ये और ये। तो इसका आउटपुट है 3। मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाया ए बी सी डी ई और ए सी ई, तो सब सीक्वेंस बनेगा हमारा ए सी ई। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या समझाया था, हमेशा एक डीपी के क्वेश्चन में या रिकर्जन के क्वेश्चन में एक नया फंक्शन बनाना ही पड़ेगा आपको, ताकि आपका जो कंप्यूटेशन है वो एक्सपोनेंशियली ईजियर हो जाता है और बहुत बेटर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न ही करा देते हैं, क्योंकि इंट ही रिटर्न करना है हमें, इंट हेल्पर। तो हम लोग पहले टेक्स्ट वन वाली स्ट्रिंग भेजेंगे, फिर हम लोग टेक्स्ट टू वाली स्ट्रिंग भेजेंगे, फिर हम लोग टेक्स्ट वन डॉट लेंथ भेजेंगे ताकि ये हमारे पॉइंटर वेरिएबल की तरह काम कर सके, और हम लोग भेजेंगे टेक्स्ट टू डॉट लेंथ। ठीक है, ये हम लोगों ने सबकी लेंथ्स भेज दी। अब हम लोग ऊपर एक पब्लिक स्टैटिक या खाली पब्लिक इंट लिख देते हैं, पब्लिक इंट हेल्पर फंक्शन, और इसमें हम लोग रिसीव करेंगे हमारी स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग ए कॉमा स्ट्रिंग बी कॉमा हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल हो गया, इसको आई ले लेते हैं और इंट जे ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बेस कंडीशन क्या समझाई थी, दोबारा एक बार याद करिए। मैंने आपको बेस कंडीशन ये समझाई थी कि इफ अगर हमारी दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग खाली हो जाती है, या हम लोगों का दोनों में से कोई भी पॉइंटर जो है जीरो पे पहुंच जाता है या -1 पे पहुंच जाता है, बस बट इस कंडीशन में हम लोग i-1 j-1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने डॉट लेंथ पास करा है पूरा पूरा। ठीक है, तो अगर हम लोगों का i इक्वल टू जीरो हो जाता है, या हम लोगों का j इक्वल टू जीरो हो जाता है, यानी कि दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, तो हम लोग क्या रिटर्न कराएंगे, यहाँ जीरो, क्योंकि अब इससे ज़्यादा हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा आगे, और यहाँ पे हम लोग अपने रिकर्जन को एंड करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या बताया था मैंने आपको दूसरा क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर चॉइस नहीं, यहाँ पे ये हमारी एक बेस कंडीशन की तरह ही मानी जाएगी कि अगर हमारा कैरेक्टर जो है, हम लोग आई पॉइंटर पे जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग ए में, और जे पॉइंटर पे जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग बी में, यानी कि इधर जैसे ई और ई, अगर दोनों कैरेक्टर सेम होते हैं, यानी कि इफ हमारा ए का कैर एट जो है आई इक्वल टू बी का डॉट कैर एट जे, इसका मतलब हमारे दोनों कैरेक्टर सेम होते हैं जिन पे हमारे करंट पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे हैं। तो क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कराएंगे 1+, मतलब हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं उस कैरेक्टर को, और हम लोग क्या करेंगे, हेल्पर रिटर्न कराएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग तो वैसे ही वैसे पास हो जाएगी, बट हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल्स हैं वो दोनों डिक्रीज हो जाएंगे बाय 1, क्योंकि हम लोगों ने इंक्लूड किया है। ठीक है, और लास्ट कंडीशन में हम लोग क्या पास कराएंगे, मैथ डॉट मैक्स, मैक्सिमम हम लोग को चाहिए नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। ठीक है, मैथ डॉट मैक्स आउट ऑफ हेल्पर। हम लोग पहले में क्या कर रहे थे, हम लोग पहले में ये कर रहे थे कि हम लोग पहले आई को डिक्रीमेंट करेंगे एक बार, कि हम लोगों ने, चलिए ए का जो कैरेक्टर है जो मैच नहीं हो रहा बी के कैरेक्टर के साथ, तो हम लोग ए का कैरेक्टर इग्नोर करेंगे पहले, या बी का भी कर सकते हो जैसी आपकी मर्जी, हेल्पर। अब हम लोग यहाँ पे बी का कैरेक्टर इग्नोर करेंगे, आई और j-1। ठीक है, हम लोग दोनों कैरेक्टर को एक एक बार जो है एक्सक्लूड करके देखेंगे, अगर ये दो कैरेक्टर्स मैच नहीं होते तो। अब इसको रन करके देखते हैं।
ओके, तो हम लोगों को i-1 और j-1 के लिए कंप्यूट करना है। ये लीजिए, अब रन करके देखते हैं। तो हमारे तीनों केस एक्सेप्ट हो रहे हैं। अब हम लोग इसे सबमिट करेंगे तो हम लोगों को शायद डीपी लगाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लिमिट एक्सीडेड वाला प्रॉब्लम तो ज़रूर उठेगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे ही 47 में से सिर्फ 17 केसेस ही पास हो रहे हैं। अब देखिए, इतनी छोटी सी स्ट्रिंग है, कितनी सी आपको सामने सामने दिख रही है दोनों स्ट्रिंग्स, फिर भी टाइम लिमिट एक्सीड हो रही है, जबकि टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली। क्यों एक्सीड हो रही है? क्योंकि हमारे पास कई चॉइसेस है। जैसे हमारे पास पहले डी है, अब हम लोग पहले डी को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम लोग डी को इग्नोर कर रहे हैं, फिर के साथ चेक कर रहे हैं, फिर के और वाई में से किसी एक को इग्नोर कर रहे हैं, फिर हम लोग दूसरी कंडीशन में वाई को इग्नोर कर रहे हैं, फिर जेड और डी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे करके बहुत सारी क्वेश्चंस बनेंगी। इस वजह से हम लोग डीपी के बिना इस सवाल को कर ही नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट डीपी हमारा बना इधर, ठीक है, इधर हम लोगों ने करा न्यू इंट दो बॉक्सेस। अब मैंने आपको हर बार की तरह जो बताया हुआ है कि हम लोगों के में जो मूविंग वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं कंडीशन में या क्वेश्चन में, हम लोग सिर्फ उन्हीं वेरिएबल्स को लेके हमारा डीपी इनिशियलाइज करते हैं। तो दो दो जो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं वो क्या है, आई और जे। और ये आई और जे किसके बराबर है, टेक्स्ट वन डॉट लेंथ और टेक्स्ट टू डॉट लेंथ के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लेंगे, टेक्स्ट वन डॉट लेंथ, ठीक है, और इसमें हम लोग लेंगे टेक्स्ट टू डॉट लेंथ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ हम लोगों ने ये ले लिया, और इन दोनों में हम लोग करेंगे +1 और इधर भी हम लोग करेंगे +1। और हम लोग यहाँ दो फॉर लूप लगाएंगे, इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस दैन टेक्स्ट टू डॉट लेंथ, टेक्स्ट वन डॉट लेंथ +1 कॉमा i प्लस प्लस। और हम लोग दोबारा ये लूप लगाएंगे। बस हम लोगों को जो है j करना पड़ेगा इसे, इंट j, यहाँ पर भी j, यहाँ पर टेक्स्ट 2 और यहाँ पर भी j। और यहाँ पे खोलेंगे ब्रैकेट्स, यहाँ लगाएंगे dp i और j इक्वल टू -1। पूरी dp में हम लोगों ने -1 भर दिया है। यहाँ पे हम लोग कराएंगे dp को अपनी पास, यहाँ इस हेल्पर फंक्शन में हम लोग कराएंगे अपनी dp को रिसीव। तो इंट dp, यहाँ हम लोगों ने dp रिसीव करी। अब हर बार की तरह यहाँ पर भी dp का हम लोग i और j यूज़ करेंगे और इक्वल टू ये रिटर्न करा देंगे। बस कंट्रोल सी इधर, कंट्रोल वी इधर, तो कंट्रोल वी इधर। और एक एक्स्ट्रा फंक्शन हम लोग बस चेक करेंगे, इफ dp का i j इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू -1, तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न करा देंगे dp का i j। तो ये हमारी dp लग गई। अब हम इसे रन करके देखते हैं। वैसे नहीं चलेगा क्योंकि मैंने इधर dp पास कराया ही नहीं है। dp और dp। अब दोबारा चला के देखते हैं, तो मेरे ख्याल से इस बार चल जाना चाहिए। तो ये हमारे तीनों केसेस चल रहे हैं। अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं विद dp। तो हमारे विद dp के साथ ये प्रॉब्लम तुरंत सबमिट हो गई। तो इससे आप लोगों को ये भी पता चलता है dp एक कितना असरदार तरीका होता है। सोचिए, उतनी छोटी सी एक स्ट्रिंग हमारी नॉर्मल रिकर्जन से सॉल्व नहीं हो रही थी, बट dp हम लोगों ने लगाया तो उससे कितनी बड़ी बड़ी स्ट्रिंग सॉल्व हो गई कंपैरेटिवली। तो डीपी एक क्वेश्चन को कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज बना सकता है, खाली उन कैलकुलेशंस को दोबारा ना करके जो कैलकुलेशंस हम लोग पहले से कर चुके हैं। तो थैंक यू गाइज। नेक्स्ट पार्ट के लिए ट्यून्ड रहिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसकी थ्योरी भी प्रिपेयर करिएगा और इसका कोड भी अच्छे से याद करिएगा। ये एक एल्गोरिथम भी है, इस वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका टैबुलेशन समझाता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।